हेलो स्टूडेंट्स। तो जो पहला चैप्टर आपका था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, आई होप आपने उसको पढ़ा हो। हम लोगों ने उसमें जितने भी टॉपिक डील किए उसमें से कुछ टॉपिक मैंने अभी भी छोड़ा हुआ है, जैसे कि जो मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। लेकिन सेम मोल कॉन्सेप्ट क्लास 12 के सोल्यूशन चैप्टर में है, जिसका मैंने वीडियो डाला हुआ है पहले से ही। तो आपको अगर मोल कॉन्सेप्ट देखना होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आज अभी दूसरा चैप्टर शुरू करता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो कि फिलहाल अभी यहाँ पे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट में दिया गया है, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैं चाह रहा था कि आपको सुनाऊँ, बताऊँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको रिपीट कर दूँ कि ये चैप्टर क्लास 12 में फिजिक्स में एक न्यूक्लियर फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के नाम से एक पूरी यूनिट आएगी, ठीक है। तो आई थिंक वहाँ पे 10 या 12 नंबर का ये चैप्टर है, तो आप बड़े केयरफुली इसको यहाँ पढ़िए, जिससे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीखे रहिए और बोर्ड के लिए क्लास 12 में इसका आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझे रहेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पढ़ाई जाएगी इसकी फिजिक्स। क्लियर बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आप थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ने वाले क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ने वाले हैं, आपको याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 में एक चैप्टर था, ठीक है। तो उसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, हम बेसिकली पढ़ते हैं कि डिस्कवरीज, पार्टिकल की डिस्कवरीज कैसी हुई। पार्टिकल की डिस्कवरीज मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, प्रोटॉन का डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज कैसे हुई। एटॉमिक मॉडल्स, ढेर सारे तरह के एटॉमिक मॉडल्स आपको पढ़ने के पड़ेंगे, ठीक है। आप वन बाई वन आप शुरू करेंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल, कि पहले आपने पढ़ा थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। आप नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद से कुछ स्पेशल टाइप का मॉडल पढ़ेंगे जो कि इसके वेब कॉन्सेप्ट में आता है। यही इस चैप्टर का सबसे बढ़िया और अच्छा पार्ट है। इस चैप्टर को दो हिस्सों में तोड़ा गया है, एक तो टिपिकल है, मॉडर्न है, सॉरी, एक तो टिपिकल है, ठीक है, मतलब प्रिमिटिव टाइप, दूसरा मॉडर्न है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डील करेंगे कि जो हिस्टोरिकल इसका पार्ट है ये चैप्टर का, कि डिस्कवरीज कैसे हुई, मॉडल किसने दिया, कब दिया, क्या मतलब उसका, उसके सिग्निफिकेंसेस क्या है। उसके बाद हम उसका वेब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जो मॉडल है उसका नाम है वेब मैकेनिकल मॉडल। उसमें हमको सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली एटम क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन का मतलब क्या है, उनके बीच की एनर्जी का मतलब क्या है, रेडियस का मतलब क्या है, ठीक है, ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है का मतलब क्या है, ये सब सिखाया जाएगा। और फिर आपको सिखाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। आपको सिखाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, वो कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डील करेंगे वन बाय वन। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है आपका, केयरफुली सीखिए। तो शुरू करते हैं एटम से। एटम जैसे कि आपको पता है कि बहुत पहले ही आपको बताया गया था, ये छोटे क्लासों में भी, कि काफ़ी स्मॉल पार्टिकल, या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट रियली इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा पार्टिकल जो इन्वॉल्व होता है वो एटम ही होता है। एटम से एक छोटा कोई पार्टिकल ऐसा नहीं पाया गया है आज तक जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। सो इन द टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द केमिकल रिएक्शन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल वी हैव नोन इज एटम, ठीक है, जो कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब वो पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तो नहीं करते, बट दे मेक द एटम, लेकिन वो एटम बनाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। द थ्री फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दैट मेक द एटम, ठीक है, सिग्निफिकेंस। ओके, एटम को मैं दो हिस्से में तोड़ता हूँ। एक न्यूक्लियस, द सेंटर ऑफ द एटम, दूसरा इंट्रा न्यूक्लियर जो हिस्सा है उसका, ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर रीजन कह सकते हैं आप। सो इंट्रा न्यूक्लियर रीजन मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो हिस्सा है, जो स्पेस है, जो रीजन है, वो क्या है और न्यूक्लियस क्या है। मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस वो हिस्सा है, वो सेंटर है जिसमें पूरे एटम का मास होता है, मास, ठीक है।
मास जो एक्चुअली सब कुछ सब कुछ दिखाता है, सब कुछ ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ऑक्यूपाई करने के से मतलब है, ऑक्यूपाई करने से मतलब है, ऑक्यूपाई करने से मतलब स्पेस से नहीं है। ऑक्यूपाई करने से मतलब मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था कि जितनी सारी एनर्जी है इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में, दिस इज बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ द मास, सम काइंड ऑफ द दोज पार्टिकल्स दैट हैव अ मास, ठीक है, जो आसानी से दूसरे ऐसे पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं जो कि मास लेस होते हों। मास लेस और मास, दो तरह के पार्टिकल के बारे में हम लोग फिर से मैं मौका दूँ, मुझे मिलेगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि न्यूक्लियस जिसमें पूरे एटम का मास होता है, ठीक है, और इंट्रा न्यूक्लियर रीजन जिसके पास मास नहीं होता लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी होती है ऐसे पार्टिकल की जो रिएक्शन करता है। सारे तरह के सबस्टेंस जो हमारे चारों तरफ बने हुए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द वन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, द वन ऑफ द पार्टिकल ऑफ एटम दैट रियली इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। और ये इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इंट्रा न्यूक्लियर रीजन में जिसके पास मास नेग्लिजिबल होता है, लेकिन रिएक्शन और पार्टिसिपेशन के लिए यही उत्तरदायी होता है, ठीक। और मास के लिए डिपेंड कौन करते हैं? मास डिपेंड करता है दो दूसरे पार्टिकलों पर जो कि जिसका नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो कि सेंटर है मास का, जो कि सेंटर है मास का। किसी भी सबस्टेंस के पास जिसके पास मास होता है बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस। जब आप कहते हैं कि इस पेन के पास कुछ मास है तो इसका मतलब हम ये बातें करते हैं कि इस पेन कुछ एटम से मिलकर बना होगा, कोई मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, उस मॉलिक्यूल के पास एटम होगा और उस एटम के पास न्यूक्लियस होगा। सो द मास ऑफ द पेन इज एक्चुअली द मास ऑफ द न्यूक्लियस, ऑल दोज एटम व्हिच इन्वॉल्व इन द मेकिंग दिस पेन। तो मास, whenever we are talking about the mass, we are actually talking about the nucleus, we are talking about the proton and neutrons। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं जो मास बनाते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ये बातें तो मैंने अपने मन से कर दी ना, ये बातें पता कैसे चली? हम इस डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन बाहर है, हमें कैसे पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं और उनके पास मास होता है, उसकी वैल्यू कुछ होती होगी। ये 1 by 1 डिस्कवरीज में पता चलती गई, ठीक है। मैं नाम लूँगा काफ़ी ग्रेट साइंटिस्टों का, ठीक है, और मैं चाह रहा था कि हम लोग समझ पाएँ। जूलियस प्लैकर, तो वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने एक्चुअली डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब एक ऐसा ट्यूब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकें, हमने बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के हेल्प से वेरी हाई वोल्टेज पर, अबाउट 10,000 वोल्टेज, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होता है, एंड वेरी वेरी लो प्रेशर की वैल्यू कम रखने का मतलब है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कम से कम नेग्लिजिबल एयर रहता हो। नेग्लिजिबल एयर 0.01 सेंटीमीटर या 0.001 मिलीमीटर के आसपास प्रेशर है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आप सोच रहे होंगे तो लेंथ मेजरमेंट होता है, प्रेशर कहाँ से आ गया? प्रेशर का मतलब बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने का, और बैरोमीटर में मरकरी के लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, और इसलिए हम प्रेशर को भी बोलते हैं मिलीमीटर या सेंटीमीटर में। क्लियर बात हुई? सो एट वेरी वेरी लो प्रेशर, अबाउट 10⁻³ मिलीमीटर, जैसे मैंने कहा, अबाउट 10⁻³ मिलीमीटर, एंड वेरी हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 वोल्ट और मोर, जब करंट पास करवाया गया, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज की गई डिस्चार्ज ट्यूब में, तो जूलियस प्लैकर ने एग्जामिन करा कि जो उसका नेगेटिव हिस्सा है, उस इलेक्ट्रिसिटी वाले डिस्चार्ज ट्यूब का जो नेगेटिव टर्मिनल है जिसका नाम है कैथोड, वहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकले। तो आप कहेंगे सर इनविजिबल रेज निकला तो दिखा कैसे? इनविजिबल रेज दिखा नहीं, लेकिन इनविजिबल रेज जिस स्क्रीन से टकराया उस स्क्रीन का हिस्सा बना हुआ था जिंक सल्फाइड का। किसका? जिंक सल्फाइड, ZnS। जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी होती है कि जब उससे कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है तो चमकता है, चार्ज पार्टिकल टकराता है तो चमकता है। इसका मतलब कैथोड से निकलने वाला वो पार्टिकल, वो रेज जिसको कहा गया कैथोड रेज, क्या कंटेन कर रहा था? चार्ज। और वो जब स्क्रीन से टकराया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराया तो चमका, और उस चमकाने से, उस चमक से पता चला
कि वहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं, कंटिन्यूसली रेज निकल रही हैं। तो रेज निकलने का कंडीशन क्या हुआ, वेरी वेरी लो प्रेशर अबाउट 10⁻³ मिलीमीटर, वेरी हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 वोल्ट आर मोर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, कैथोड टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, ये सारे आपके केस हैं जहाँ से इनविजिबल रेस निकले, ठीक है। और जिससे उन्होंने पता किया कि कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे रेस निकल रहा है, उसके पास चार्ज है, चार्ज कैसा हो सकता है, नेगेटिव, बट इसे प्रूव किया गया। वैसे तो नेगेटिव कैथोड होता ही है, टर्मिनल ही नेगेटिव है, तो उससे निकलने वाले रेज हो सकता है नेगेटिव हो, बट इसे प्रूव किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। डिस्चार्ज ट्यूब पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, जिससे कि जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड होने का मतलब है कि द रेज मस्ट कंटेन नेगेटिव पार्टिकल्स, जिससे पता चला कि उसके पास क्या होगा, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में भी वो डिफ्लेक्ट हुआ, दैट इंडिकेटिंग कि उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफ्लेक्ट होने का मतलब रेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब रेज नेगेटिव का बना हुआ है, कैथोड से निकला इसलिए इसको बोला गया कैथोड। और जो छोटे छोटे पार्टिकल जो नेगेटिव पार्टिकल से बना हुआ था रेज, उसे कहा गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसे कहा गया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज की डिस्कवरीज हुई, ठीक है, जिसमें कहा गया कि नेगेटिव पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास मेजरमेंट किया गया, उस पार्टिकल का चार्ज मेजरमेंट किया गया, और उसी चार्ज को फंडामेंटल चार्ज माना गया। मास फंडामेंटल नहीं माना गया क्योंकि वो बहुत ही हाईली नेग्लिजिबल था, जिसकी वैल्यू मैं अभी बता देता हूँ, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इतना कम मास वाले इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मान लिया गया, लेकिन उसका जो चार्ज था जिसकी वैल्यू है -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, उसे फंडामेंटल चार्ज माना गया कि जो एक फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उसका चार्ज की वैल्यू यही होती होगी, ठीक। जे थॉमसन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जिन्होंने उस इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे की प्रॉपर्टी डिस्कस करी, उसकी मास और इलेक्ट्रॉन की चार्ज को निकलवाने में हेल्प किया, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा इसका क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरीज को लेकर के, जे थॉमसन। मैं ब्रीफ बताते जा रहा हूँ, फिर हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे 1 बाय 1 और इसके बारे में बताऊंगा आपको। प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए मैं 2 साइंटिस्टों का नाम लूंगा, गोल्डस्टीन, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों, गोल्डस्टीन ने भी सेम डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता किया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड, उससे भी इंडिविजिबल रेस निकलते हैं, जिसे कहा गया एनोड रेस, जिसके मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। सो मास ऑफ कैथोड या मास ऑफ एनोड या मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा था, और उसी को माना गया, क्या माना गया, फंडामेंटल मास। उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। यही फंडामेंटल मास है, और इसी मास को कहा गया 1 AMU। क्या कहा गया, 1 AMU, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम है। प्रोटॉन का चार्ज जब मेजरमेंट किया गया तो पाया गया कि प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज है जितना कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे था, बस अंतर है कि प्रोटॉन का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज, उसके मास के बारे में पता लगा, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में बात करूंगा मैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एक्चुअली न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद हुई, मतलब न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी हो गई, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, तब तक नहीं पता था कि उसी न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल रहता है जिसका नाम न्यूट्रॉन है, और उस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद हुई। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को, जिन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, क्लास 9th में भी दिया हुआ है। अब वेरी फाइन थिन क्या लिया गया, गोल्ड फॉइल लिया गया, जिसपे अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट करवा के ये पता किया गया कि द एटम द कंसिस्ट दैट गोल्ड फॉइल हैव सम मास इन देयर सेंटर एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसलिए रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है।
न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि न्यूक्लियस सेंटर में रहने वाला एक हिस्सा है, किसका, एटम का, जिसका डायमीटर इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 होता है, 10⁻⁻15 डायमीटर, और एटम का डायमीटर 10⁻⁻10 डायमीटर मीटर है। मतलब न्यूक्लियस रफली बात करूं मैं, न्यूक्लियस 1,00,000 गुना छोटा होता है एटम से। कितना? 1,00,000 गुना छोटा होता है एटम से न्यूक्लियस, ठीक है। और उस 1,00,000 गुना छोटे से सेंटर में होता है सारा का सारा मास पूरे एटम का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1,00,000 गुना छोटा होने की वजह से इन द टर्म्स ऑफ साइज उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती होगी। तो वो न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा हाईली डेंस है। मैं ये एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ हम लोग और डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मतलब 1,00,000 गुना छोटा एटम के कंपेयर में, और उसमें होता है सारा का सारा मास। उसी में होता है प्रोटॉन, वो पॉजिटिव पार्टिकल जिसके चारों तरफ कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, घूमता रहता है। ये भी उन्होंने अपने मॉडल में बताने की कोशिश किया। मॉडल के बारे में हम लोग और बातें करेंगे समय आने पर। मैं चलता हूँ न्यूट्रॉन की तरफ। न्यूट्रॉन, द जेम्स चैडविक, आई थिंक ये सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट पहले का टाइम है, आई थिंक, जब ये डिस्कवरी हुई, ठीक है। जेम्स चैडविक ने रेडियो एक्टिव, मतलब कि अपने आप सेल्फ इमिशन रेज, कई सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं हमारे यहाँ जो अपने आप रेज निकालते रहते हैं, ठीक है। उस समय एटॉमिक बम बनाने का पूरा धूम मचा हुआ था पूरे दुनिया भर में, और उससे एटॉमिक बम बनाने की उसी धूम में जेम्स चैडविक के रिसर्च से पता चला कि जब वो रेडियो एक्टिव कुछ डिस्कवरीज कर रहे थे, उन्होंने कुछ रिएक्शन कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी समय पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल और भी रहता है जिसके पास मास होता है, और उसका नाम उन्होंने रख दिया न्यूट्रॉन। क्योंकि वो पार्टिकल न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया उसने, लेकिन उसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर था। तो उन्होंने कहा कि उसका पार्टिकल वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि वो अधिकतर एटम में पाया गया, फंडामेंटल पार्टिकल है। उसका मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है, लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है। चार्ज न होने की वजह से ही उसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हो पाई थी। तो जेम्स चैडविक को उसका क्रेडिट जाता है। इस तरीके से तीनों पार्टिकल की डिस्कवरीज हुई, और फिर साइंटिस्टों ने अपने अपने हिसाब से मॉडल देना शुरू किया। किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही साथ रहते हैं, पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं उसमें क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धंसे रहते हैं। आपको पता है इसके किसका मॉडल है? वाटरमेलन मॉडल, थॉमसन मॉडल, है ना। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी से ये सिद्ध किया कि नहीं, ये गलत है। प्रोटॉन जो पॉजिटिव हिस्सा है वो सेंटर में है, और नेगेटिव हिस्सा इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे कि प्लैनेटरी मोशन होता है, जैसे कि प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद से फिर आगे बात करी ब्रदर नील्स बोर ने। उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, कुछ और बातें उन्होंने बताई। अब वो तो हम ब्रदर उनके मॉडल में मैं बताऊंगा आपको जब मैं मॉडल शुरू करूंगा। तो ये सारे जो पार्टिकल की डिस्कवरीज हैं, उसके बाद हम लोग मास नंबर निकालना सीखते हैं। मास नंबर का मतलब द नंबर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास, और वो कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए मास नंबर उन्हीं दोनों का सम होता है, ठीक है। किसी एटम के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, उनके मास नंबर और उनके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल नेगेटिव और पॉजिटिव चूंकि बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन के नंबर को ही कहा गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर, मास नंबर निकालना सीखते हैं, और न्यूट्रॉनों के नंबर सीखते हैं। जेम्स चैडविक की डिस्कवरी से ही आगे थोड़ा सा पता चला कि आइसोटोप्स नाम की भी चीज़ पाई जाती है। आइसोटोप्स का मतलब एक ही एलिमेंट में कई सारे तरह के एटम्स पाए जा सकते हैं। हम लोग समझ क्या रहे थे कि कोई एक एलिमेंट है तो उसमें एक ही तरह का एटम होता होगा। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट में हाइड्रोजन एटम पाया जाता होगा। लेकिन जेम्स चैडविक की रेडियो एक्टिव डिस्कवरी से ये सिद्ध हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। आइसोटोप्स उन पार्टिकलों का नाम कहा गया जिसमें ये कहा गया कि एक ही एलिमेंट के कई सारे तरह के पार्टिकल्स, जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट में 3 तरह के पार्टिकल बताया गया, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तीनों पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल हैं, एटॉमिक नंबर इनका सेम है, इसलिए ये
एक ही जगह रखे गए हाइड्रोजन के नाम से, लेकिन इनके मास अलग अलग होते हैं। मास अलग होने का मतलब कि इनके पास न्यूट्रॉनों के नंबर अलग अलग होते होंगे। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब प्रोटॉन के नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग होने का मतलब क्या डिफरेंस हुआ? न्यूट्रॉनों के नंबर का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार जिसमें मास नंबर सेम होता हो, दो अलग अलग पार्टिकलों का मास नंबर सेम होना, आइसोन्यूट्रॉनिक मतलब आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉनों के नंबर सेम होते हो दो अलग अलग पार्टिकलों में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों के नंबर सेम होना, ये सारे तरह के पार्टिकलों के बारे में हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। ये एक इंट्रोडक्शन टॉपिक था, अभी मैं चाह रहा था अगले वीडियो से हम लोग टॉपिक वाइज 1 बाय 1 इसको शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।